गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पंचायती राज आपको बताया था। पंचायती राज में एक और विचार भी आपको बता दें लास्ट में। मतलब विचार जैसे कि यहाँ पे पंचायती राज के आप देखते हो कि 3 स्तर हैं। जो मैंने पंचायती राज में आपको बताया था कि पंचायती राज 3 स्तर का होता है। तो अगर आपको याद होगा, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जनपद पंचायत, ये पंचायत की 3 स्तर है। तो खास तौर पर पंचायत की 3 स्तर में जो बात ध्यान में रखने की है कि खंड और जनपद स्तर पर राज्य विधानमंडल के द्वारा सांसदों और विधायकों को भी मनोनीत किया जा सकता है। अब उनको मतदान दिया जाए ना दिया जाए ये भी राज्य विधानमंडल तय करेगा। तो कई बार ये माना जाता है कि ये प्रावधान भी पंचायतों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचायत का मतलब है, अब इसको शायद इसलिए दिया गया कि भाई एक ही, मान लीजिए एक जनपद में, उसी जनपद में पंचायत है, उसी जनपद का सांसद है, उसी जनपद से विधायक है, तो क्यों ना सबको समावेशित कर लिया जाए। लेकिन इसके पीछे फिर विचार ये आता है कि सांसद और विधायक के सामने तो गांव का सरपंच निरर्थक हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कई बार कि ये भी प्रावधान संशोधन करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ संविधान में लिखा गया है कि खंड और जनपद के स्तर पर, बात ध्यान रखने के, गांव के स्तर पर नहीं, खंड और जनपद के स्तर पर उस क्षेत्र के सांसदों और एमएलए को बाकायदा यहाँ पे मनोनीत किया जा सकता है। सांसद और एमएलए को मनोनीत किया जा सकता है। अब अगली ये बात, हम 74वें संविधान संशोधन पर आ जाएं, और वो 74वां संविधान संशोधन का मतलब है नगर पालिका। दोस्तों, ये भी स्थानीय स्वशासन है। तो 74th अमेंडमेंट क्या है? 74वां संविधान संशोधन। ये भी स्थानीय स्वशासन है, बस फर्क ये है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये भी स्थानीय स्वशासन ही है, ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही है, बस फर्क इतना है, ये शहरों के लिए है। इसलिए स्थानीय स्वशासन के 2 रूप हैं, एक गांव के लिए, एक शहर के लिए। तो जो शहर के लिए स्थानीय स्वशासन रूप है उसका नाम म्युनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है। और अब देखो आने वाले समय में भारत का क्या परिवर्तन हो रहा है। देखो दोस्तों, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो भारत गांवों का देश था। अभी भी हमारी आधी आबादी गांव में रहती है, लेकिन हकीकत की बात है कि बड़ा चेंज भारत में आ रहा है। और उस चेंज के हिसाब से माना जा रहा है कि अगले 20-30 सालों में ज्यादा जनसंख्या शहरों में रहेगी। और दोस्तों, यही औद्योगिक समाज का लक्षण होता है। आप यूरोप में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, तो वहां पे 95% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। और आप पूछो गांव शहर का बीच का फिर अंतर कैसे किया जाता है? इसका मतलब है, शहर का मतलब है जहां जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है। गांव में आप देखोगे 1 किलोमीटर के दायरे में शायद 1000 लोग भी नहीं रहते। शहर में आप जाओगे 1 किलोमीटर के दायरे में तो पता चला कि वहाँ 20,000 लोग रहते हैं, 30,000 लोग रहते हैं। तो शहरों में जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होता है, गांव में जनसंख्या घनत्व तो कम है। और अब देखो, गांव के लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पे निर्भर है, शहरों के लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पे निर्भर नहीं है। तो शहरों में तो ऐसा नहीं है कि धान और गेहूं बोया जाता है। शहरों में आजीविका के लिए लोग उद्योग पर निर्भर है, सेवा पे निर्भर है। इससे गांव शहर के बीच का ये अंतर किया जाता है। तो आज जितने विकसित देश हैं, औद्योगिक देश हैं, वहां पे शहरी आबादी 90 to 95% है, यानी 5% लोग गांव में बचे हुए हैं। अच्छा, वहां गांव का मतलब भी है, हमारे यहाँ गांव का मतलब क्या होता है? जहाँ बिजली ना हो, पानी ना हो, जहाँ सड़क ना हो, और बाढ़ आ जाए तो नाव से जाना पड़े। लेकिन अब यूरोप और अमेरिका में गांव का ऐसा मतलब नहीं है। वहां गांव का मतलब ऐसा दिखेगा जैसे कोई रिसोर्ट हो, ऐसा मतलब गांव का दिखेगा। यानी सारी सुविधाएं हैं, गांव गांव तक रेड लाइट लगी हुई है, यानी अच्छी सड़कें हैं। गांव का मतलब जहां पे बाजार ना हो, मल्टीप्लेक्सेस ना हो, वो गांव है। तो ये खास बात है, जहां पे शॉपिंग मॉल ना हो वो गांव है। तो आने वाले शहरों में आप देखोगे बहुत बड़ा चेंज भारत में भी होने वाला है कि हमारी जनसंख्या भी शहरी की तरफ आने वाली है। इसलिए आप देखोगे आने वाले समय में नगर पालिकाओं का महत्व बढ़ना तय है। अभी अगर देखोगे तो स्वाभाविक रूप में हमारे पंचायत का महत्व बहुत ज्यादा रहा है। और गांधी बाबा तो कहा करते थे कि गांव में
मानव रहता है, गांव में देवता रहते हैं, शहरों में मानव रहता है। और उन्होंने इसलिए कहा था गांव में देवता रहते हैं कि देखो अभी भी दोस्तों गांव वालों की खास बात है, शहर में कोई व्यक्ति आपको पहचाने न पहचाने, गांव का हर आदमी आपको पहचानता है और वो आपको खाने पीने के भी, अगर कोई अजनबी है तो बुलाएगा, पानी पिला देगा, बड़ी मित्रता से बात करेगा। यही तो मानवीय सभ्यता का मूल आधार है। इसलिए गांधी ने कहा था गांव में देवता बसते हैं। यद्यपि हमने फिर कहा डॉक्टर अम्बेडकर इसी बात को नहीं मानते थे। तो नजरिए का अंतर हो सकता है, कोई किसी का नजरिया परफेक्ट नहीं है, और लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मुंडे मुंडे मत भिन्ना। तो जरा देखिए 74वां संविधान संशोधन, ये नगरीय शासन या नगर का स्थानीय स्वशासन कैसा है, इस बात को जरा देखें। और कहा जाता है कि हमारे यहाँ नगरीय स्वशासन का विचार तो अंग्रेजों ने ही रख दिया था, और सच माने में कहा जाता है लंदन दुनिया का मोस्ट विजिटेड सिटी है। यानी लंदन, अगर सही मायने में शहर आप देखना चाहे दोस्तों, हमारे यहाँ तो थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया है, यानी न गाँव गाँव जैसे रहे, शहर शहर जैसे रहे। नहीं तो शहरों में आप कहीं जाइए तो जैसे चंडीगढ़, भारत में शहर का मतलब चंडीगढ़, शहर का मतलब होता है कि सही में जहाँ पे कि पार्क भी हों, जहाँ पे बाकायदा पेड़ पौधे हों, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, यानी ट्रैफिक भी अच्छा हो, सड़कें भी अच्छी हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, शहर तो ऐसा होना चाहिए। अब शहर ऐसा ना हो दोस्तों कि कहीं सीवेज का प्रबंध ना हो, कहीं बिजली ना हो, कहीं नालियां खुली पड़ी हों। तो जो हम शहर देखे हैं अब वो शहर के आधे अधूरे रूप है। इसलिए देखो अभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी योजना ला रही है, और आजकल हर व्यक्ति स्मार्ट हो गया दोस्तों, तो समय के साथ तो आधुनिक हर चीज़ को होना है। तो हम स्मार्ट सिटी का विचार को लेकर आ रहे हैं, और शहरों के विकास पर बहुत बड़ा ध्यान है। इसका मतलब है कि 74th अमेंडमेंट में जिस बात को कहा गया है वो है नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी। अगर नगर पालिका को सामूहिक रूप में देखेंगे तो कहा जाएगा म्यूनिसिपैलिटी। कई बार हम इसे सामान्य भाषा में कहते हैं म्यूनिसिपालिटी, तो म्यूनिसिपैलिटी और आम भाषा म्यूनिसिपालिटी कह देते हैं। 74वें संविधान संशोधन देखा जाए तो नगर पालिका कोई एक शब्द नहीं है, आज के भारत में नगर का कार्य जैसा नहीं है। अच्छा, 73वें संविधान संशोधन के जैसे राज्य सूची का विषय है, इसका मतलब है कि 73वें संविधान संशोधन में भी विधि के निर्माण से लेकर पैसा देने से तकनीकी सहायता सब राज्य का विषय है। ठीक वैसे नगर पालिका भी है, तो नगर पालिका भी राज्य सूची का विषय है। इसलिए अगर आप पूछोगे कि नगर क्या एक ही प्रकार के हैं, तो नहीं। 73rd अमेंडमेंट में ये मानता है कि नगर पालिका में 3 प्रकार के नगर हैं। पहला है नगर निगम, जैसे आप जो बड़े नगर देखेंगे, यानी 74th अमेंडमेंट ये मान के चलता है कि नगर 3 प्रकार के हैं। 74th अमेंडमेंट का मतलब है कि संविधान का भाग 9A अनुसूची, अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 11 पंचायती राज के लिए है, तो अनुसूची 12 किसके लिए होगा? नगर पालिका के लिए। लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची नगर पालिका के लिए है, भाग 9A। तो नगर निगम जो सबसे बड़े शहर हैं, जैसे आप देखोगे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, शिमला। अब आपको सर नगर निगम होने की आबादी क्या है? दोस्तों आबादी में एक समस्या ये है कि अगर राज्य सूची का विषय है तो हिमाचल के लिए सबसे बड़ा शहर शिमला है, लेकिन अगर उसको दिल्ली और मुंबई से कंपेरिजन करोगे तब तो वो अपने आप में बड़ा छोटा शहर हो जाएगा। इसे भारत में जनसंख्या अलग अलग है, तो जनसंख्या के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि पूरे भारत के लिए नगर निगम की जनसंख्या तय करना मुश्किल है, लेकिन राज्य के लिए तय किया जा सकता है। तो नगर निगम का मतलब है जो सबसे बड़े शहर है, जिसे हम सामान्यतः मेट्रो के रूप में जानते हैं, जो आपके राज्य की राजधानी होगी, चाहे वो लखनऊ हो, भोपाल हो, पटना हो, आपका चंडीगढ़ है, ये सब नगर निगम की श्रेणी में है, सबसे बड़े नगर है। तो नगर पालिका एक सामूहिक शब्द है। म्यूनिसिपैलिटी में 3 प्रकार की म्यूनिसिपैलिटी आती है, पहला नगर निगम, और दूसरा नगर परिषद, और तीसरा नगर पंचायत। नगर पंचायत का मतलब है जो आपके निकट से स्थित सबसे छोटा शहर है, जहां प्रशासन के अधिकारी नहीं बैठते, लेकिन नगर की सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। लेकिन नगर परिषद का मतलब है नगर निगम और नगर पंचायत के बीच का, जहां आपको डिस्ट्रिक्ट जज भी रहेगा, पुलिस कप्तान भी रहेगा, डीएम भी रहेगा, वो एरिया है नगर परिषद का।
तो 3 प्रकार के शहर हैं, बात ध्यान में रखने की है। पंचायती राज में 3 स्तर की पंचायत है। अब यहाँ कंपैरिजन करने की बड़ी आवश्यकता है। पंचायत में 3 स्तर के पंचायत हैं। 3 स्तर का मतलब है एक ही जनपद में जनपद पंचायत है, उसी जनपद में खंड पंचायत है, उसी खंड में ग्राम पंचायत है। तो जैसे कि जनपद के हमारा पूरा शरीर है, उसी शरीर के 3 अंग है, इसलिए कहा जाता है पंचायती राज के सभी 3 अंगों में एक आंगिक संबंध है। यानी आंगिक का मतलब जो प्राकृतिक हो, आंगिक का मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर हो, वो आंगिक संबंध है। दोस्तों यांत्रिक संबंध एक होता है मैकेनिकल रिलेशन और एक होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब प्राकृतिक, अंतर संबंधित, क्योंकि हम हाथ और पैर अलग अलग नहीं कर सकते कि हाथ किसी को और दे दिया, पैर किसी को और दे दिया। इसलिए पंचायत की क्या है, 3 स्तर की पंचायतें हैं, 3 प्रकार की नहीं है। और नगर पालिकाएं 3 प्रकार की हैं, यानी ये नगर पालिकाएं 3 अलग अलग शहरों में अलग अलग, जैसा शहर का आकार वैसे नगर पालिका, लेकिन पंचायत ठीक 3 स्तर की है, 3 लेवल का है। तो 3 लेवल का, जैसे आप कहीं से ट्रेन में चढ़िए, 3 टायर सीट है, तो 3 टायर सीट एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर बीच वाला सोना चाहे तो नीचे वाला फिर सोना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच वाली सीट अगर हमने खोल दिया तो नीचे वाला बैठ नहीं सकता। इसलिए एक दूसरे से अंतर संबंधित होना, तीनों सीटें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वो है पंचायत। तो पंचायत के तीनों अंगों के बीच में ऑर्गेनिक संबंध होता है, आंगिक संबंध होता है, जैसे हमारे शरीर और अंगों के बीच में। हाँ, जनपद शरीर बड़ा है, अंग उसके भाग है, लेकिन अंग को हटा नहीं सकते। इसे अगर आप चाहें कि जनपद पंचायत को जनपद से हटा लेंगे, खंड पंचायत को हटा लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के नगर पालिकाएं हैं। और एक खास बात है, अब 74th अमेंडमेंट ने क्या किया, 74th अमेंडमेंट दोस्तों बहुस्तरीय यानी मल्टी लेवल गवर्नेंस को आगे बढ़ाया। अगर पब्लिक एड की भाषा में कहें, बहुस्तरीय शासन। क्यों, आप बात जानते हो कि हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। 74th अमेंडमेंट में हम 73rd अमेंडमेंट में कर रहे हैं, वही तो 74th में कर रहे हैं, विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण कैसा है, राजनीतिक, प्रशासनिक, सभी प्रकार का डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण कैसा होगा, राजनीतिक भी होगा, प्रशासनिक भी होगा। और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करें, अगर हम विकेंद्रीकरण करें, तो ये विकेंद्रीकरण कैसा होगा, अगर ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अब दोस्तों देखो, एक तरफ हमारे यहाँ संसद है, विकेंद्रीकरण क्यों है, एक तरफ हमारे यहाँ संसद है, तो संसद संघ सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। तो संघ के पास कौन से विषय हैं, संघ के पास है डिफेंस है, रक्षा है, बैंकिंग है, संचार है, ये हमने संघ को दे दिया। फिर दूसरी तरफ राज्य के पास है, राज्य के पास दे दिया स्वास्थ्य है, कृषि है, परिवहन है, ये हमने राज्य को दे दिया। लेकिन आपको लगता नहीं कि शक्ति का केंद्रीकरण स्थानीय स्तर पर होना चाहिए, इसलिए हमने शासन का जो तीसरा स्तर बनाया वो था नगरीय शासन। शासन का तीसरा स्तर पंचायती राज। तो शासन तीसरा स्तर नगर। अब नगर पालिका को क्या दिया जाए, तो हमने इसके लिए 18 विषय दे दिया। तो जैसे संघ को 97 विषय दिया, जैसे राज्य को 66 विषय दिया, राज्य को 66 विषय दिया, वैसे नगर पालिका को 18 विषय दे दिया। पर ध्यान में रखने की है कि राज्य को जो विषय है वो संघ सरकार देता नहीं, हो संविधान सीधा मिलता है, लेकिन नगर पालिका का जो 18 विषय है वो राज्य देता है, ठीक पंचायतों की भांति। इसका मतलब है कि नगर पालिका को सीधे संविधान शक्तियां नहीं मिलती, राज्य से ही मिलेंगे, जैसा ठीक पंचायती राज के बारे में लिखा गया है। अब इन 18 विषय में दोस्तों स्वाभाविक रूप में नगरों में क्या होगा, कुछ चीजें तो नगर हैं, चाहे वो राज्य हैं, चाहे संघ, एक ही समान होगा। भाई सड़क का निर्माण, कई बार कंफ्यूजन इसलिए बन जाता है कि आप कहोगे सर सड़क का निर्माण तो संघ भी करता है, राज्य भी करता है। तो अब सुविधा के लिए सड़क की चौड़ाई तय कर दी गई है कि जो कम चौड़ी सड़कें होंगी, अब इसीलिए हमने कहा कम चौड़ी सड़क होगी, सीवेज है, प्रकाश की व्यवस्था है, ये पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सब स्थानीय नागरिक सुविधाएं हैं। और आप जानते हो लोकतंत्र में नागरिक सुविधाओं में जनता का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब पता चला कि हमारे 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 मोहल्ले में ट्यूबलाइट खराब हो गई है और मैं अपने एमएलए को ढूंढ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मोहल्ले की ट्यूबलाइट अगर खराब हो गई है, सीवेज ठीक काम नहीं कर रहा है, तो अपने पार्षद को ढूंढिए। यही यही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है।
और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के साथ स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि पार्षद, एक है पार्षद, दूसरा है विधायक, तीसरा है सांसद। तो सवाल ये है, सांसद 20 लाख जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, विधायक 5 लाख जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि पार्षद लगभग 10 से 20 हजार जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम 50,000 जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी पार्षद मोहल्ले में रहता है, आम लोगों के बीच में है। यही तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है कि भाई हम क्या करेंगे, जो सीवेज काम है, 18 विषय में क्या है, जो सीवेज वाला काम है, जो प्रकाश का काम है, लाइटिंग का काम है, जो पार्क का काम है, जो बेसिक स्कूलिंग शिक्षा काम है, जो मोहल्ले में पतली बनने वाली सड़कें हैं, इनके लिए हम किसके पास जाएंगे, नगर पालिका के पास है। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन का बड़ा फायदा होता है, क्योंकि स्थानीय समस्याएं अलग अलग होती हैं। स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोगों को अधिकार दे दिया जाए। और केंद्रीकरण के साथ बड़ी बुरी स्थिति होती है। केंद्रीकरण का मामला ऐसा होता है, जैसे मान लो कि अब दोस्तों सारी शक्तियां संघ सरकार ही ले ले, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम आएगी। अरे दिल्ली से आप थोड़ी देख सकते हैं कि जयपुर में क्या हो रहा है, तो ये बात पार्षद को दे दीजिए, एक एक मोहल्ले को दे दीजिए। हमारा विधायक तो एक एक मोहल्ले में जा नहीं सकता, और पता चला हम कहीं पार्क में बैठे और हमें लगता है कि भाई पार्क में ओपन जिम नहीं है, तो पार्क में ओपन जिम नहीं है तो इसके लिए हमें शिकायत किससे करनी चाहिए, अपने पार्षद से। इसे 18 विषय दिया गया, और यही तो है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। और जरा सोच के देखिए, यही तो है मल्टी लेवल गवर्नेंस। मल्टी लेवल का मतलब है संघ का शासन, राज्य का शासन, नगरों का शासन। और मल्टी लेवल गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये ज्यादा लोकतांत्रिकरण क्यों है, जरा आप देखिए। अब नगर पालिका के शासन से हमने न केवल शक्ति का विकेंद्रीकरण किया, बल्कि हमने क्या किया, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन किया। हमने न केवल शक्ति का विकेंद्रीकरण किया, बल्कि हमने पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, राजनीतिक विकेंद्रीकरण कर दिया। आप राजनीतिक विकेंद्रीकरण कैसे किया, अब जरा सोच के देखिए। एक सांसद कितनी जनता को रिप्रेजेंट करता है, 20 लाख जनता को रिप्रेजेंट करता है कम से कम आज की डेट में। और फिर एक विधायक स्वाभाविक रूप में 5 लाख जनता को रिप्रेजेंट करता है। और एक पार्षद, इसलिए मान लो किसी शहर में, किसी जहां नगर पालिका है, तो कैसे फायदा होता है, एक जनपद में मैक्सिमम सांसद होते हैं 3, एक जनपद में 3 सांसद हो सकते हैं, मैक्सिमम विधायक हो सकते हैं 5, यानी 3 विधायक 5 सांसद कैसे हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और भी गली गली मोहल्ले में जाके। ये बात आप देखो पंचायती राज के साथ भी लिख सकते हो, कैसे प्रॉब्लम आ रही है, कैसे प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए अब नगर पालिका में क्या होगा, नगर पालिका में क्या होगा, नगर पालिका में पूरे नगर को समान आकार के क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जैसे कि पंचायत के लिए होता है। एक पंचायत में सारे चुनाव क्षेत्र एक समान आकार के होने चाहिए, ठीक वैसा ही पूरे जनपद को समान आकार के वार्ड में विभाजित कर दिया जाएगा। जैसे कि पूरे जनपद को समान आकार के वार्ड में बांटा जाएगा, और एक वार्ड से एक पार्षद का निर्वाचन होगा। तो सामान्यतः देखेंगे कि नगर पालिकाओं में 50, 60, 80, 90 तक पार्षद होते हैं। यानी बात सीधी सी बात है कि आप हर मोहल्ले का एक पार्षद होगा। और कहा हमने 60-70 पार्षदों को, अगर हमने 80 पार्षदों को 70 पार्षदों का निर्वाचन किया, अब ये 70 पार्षद नगर के विकास के लिए काम करेंगे। अब जरा ऐसे सोच के देख लीजिए कि कैसे ये विकेंद्रीकरण का महत्व होता है, क्यों पार्षद का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई दोस्तों, हमने पहले बता दिया, विकेंद्रीकरण इसलिए जरूरी है कि हर छोटे मोटे काम के लिए हम सांसद को थोड़ी ढूंढ सकते हैं, और बड़े बड़े राज्यों में सांसद विधायक तो कहीं मिलते ही नहीं। और पंचायत और नगर पालिका के साथ अच्छी बात यह है, प्रधान हमारे गांव में रहता है और नगर पालिका का सदस्य हमारे गांव में ही रहता है, हमारे गांव में रहता है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा देखोगे कि जब वार्ड मेंबर, नगर पालिका में वार्ड का चयन होता है, तो अब देखो, अब अगर ये नगर पालिकाएं न रहे, अगर ये पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन न किया जाए, आप लोगों को शासन में सहभागिता न दी जाए, तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ नगर का सामान्य प्रशासन कैसे होता है, नगर का प्रशासनिक ढांचा कैसे होता है।
कि आप देखोगे नगर में एक तरफ जिलाधिकारी होता है जो समूचे प्रशासन के केंद्र में होता है, जिलाधिकारी के नीचे चिकित्सा अधिकारी होता है, इंजीनियर होते हैं, जिलाधिकारी के नीचे चिकित्सा अधिकारी होगा यानी सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद यहाँ पे मुख्य अभियंता होगा, मुख्य इंजीनियर होगा। फिर उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा, यानी शिक्षा के लिए बीएसए है और इंजीनियर है। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर है, यानी श्रम के लिए लेबर ऑफिसर है। तो सारे काम कहीं ना कहीं जनपद जिलाधिकारी में सेंटर्ड है। हमारे दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज भी यदि डेवलपमेंट का काम चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ को दे दिया गया है, मुख्य विकास अधिकारी। अब जो विकास का काम है मुख्य विकास अधिकारी को दे दिया गया है। यानी दोस्तों डीएम साहब का मूल काम क्या है, तो कलेक्टर की भूमिका का निर्वाह करता है। कलेक्टर का मतलब राजस्व को कलेक्ट करना, और डीएम साहब का मूल काम क्या है, कलेक्शन करना, राजस्व कलेक्शन करना। अब राजस्व कलेक्शन के अलावा वो सोचे शिक्षा भी देख लें, स्वास्थ्य भी देख लें, परिवहन भी देख लें। तो अगर हमारे यहाँ ये निर्वाचित नगर पालिकाएं न हो तो सारा काम प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। और दोस्तों आप याद रखो, भाई प्रशासनिक अधिकारी सारा काम करेंगे तो एक बात बहुत माना जाता है कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा का महत्व तो नहीं रह जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी आम लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि एक बात तो आप देखो दोस्तों, अभी अब देखो राजस्थान में चुनाव होने को है, कर्नाटक में चुनाव होने को है, हर पार्टी चाहती चुनाव जीत जाए। ये कितनी बड़ी बात डेमोक्रेसी में है। एक ही व्यक्ति जो टॉप पे है, राज्य के मुख्यमंत्री होने का मतलब अब सर्वोच्च है, लेकिन 5 साल के बाद अब सत्ता से जा सकते हैं। ये लोकतंत्र की बड़ी खूबी है। इसे मुख्यमंत्री और मंत्री को पता है अगर अगली बार हमें वापस आना है चुन के, तो जनता के लिए खूब काम करना है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समस्या नहीं होती। प्रशासनिक अधिकारी तो एक बार शासन में घुस गए फिर 40 साल कोई हटा नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि इस प्रशासनिक ढांचे के साथ अब जनता के प्रतिनिधियों को लाओ। इसलिए केवल शहर का कमिश्नर हो जाना पर्याप्त नहीं है, उसमें क्या होना चाहिए, फिर तो नगर यानी मेयर होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, अब ये क्या करेंगे, अब ये 70 जो नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य हैं, जो 70 नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य हैं, अब वो क्या करेंगे, वो स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में अब विकास की योजनाएं बनाएंगे। और विकास की योजनाएं बनाएंगे, अब डीएम साहब को, सीएमओ साहब को इनकी बात सुननी पड़ेगी। यही तो डेमोक्रेसी का मतलब है। ये नगर पालिका अगर ना हो, दोस्तों देख लो कैसा होगा। नगर पालिका ना हो तो आखिर में जनपद के इन अधिकारियों पर नियंत्रण किसका होगा। आप कहोगे विधायक और सांसद का हो सकता है, तो दोस्तों विधायक और सांसद शहर में हमेशा होता नहीं, उसके खाली नहीं रहता। और जो पार्षद है, जो कि मेयर है, तो हमेशा रहता है। इसीलिए ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। भाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्यों है, क्योंकि सत्ता के केंद्र को आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए, नगरों में बनाइए। अभी तो सत्ता का 2 ही केंद्र था, संघ और राज्य, और हमने अब तो हर जनपद को, हर गांव को सत्ता केंद्र में स्थापित कर दिया। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि नगर पालिकाएं नहीं है, ये जनपद में स्थित छोटी विधानसभाएं हैं। इसे आप नगर पालिका जैसा मत कहिए, ये जनपद में स्थित छोटी विधानसभाएं हैं। बस फर्क कितना है, फर्क इतना है कि ये विधानसभाएं स्वाभाविक रूप में विधि का निर्माण नहीं कर सकती, ये विधानसभाएं राजस्व वसूल नहीं कर सकती, जैसा कि राज्य विधानसभाएं करती हैं। इन विधानसभाओं को कितना शक्ति मिलेगी वो राज्य विधानसभा तय करेगी। तो हम ये नहीं कह रहे नगर पालिका बिल्कुल राज्य विधानसभाओं जैसी है, क्योंकि इन नगर पालिका को विधि के निर्माण की शक्ति नहीं है। इस नगर पालिका को योजना की नीतियों को क्रियान्वित करने की शक्ति है, प्लानिंग बनाने की पॉलिसी है। यानी अब शहर में कैसे सीवेज का डेवलपमेंट होगा, शहर में कैसे कैसे प्रकाश की व्यवस्था होगी, कैसे पार्क बनेंगे। अरे दोस्तों जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि बताएंगे तभी तो बात बनेगी, न कि प्रशासनिक अधिकारी। क्योंकि आप याद रखो, हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग जो मामला चलता है शहरों में, जहां प्रशासनिक अधिकारी शहर में रहेंगे, जो डीएम साहब का बंगला देखो एकदम चमचम रहेगा, सीएमओ साहब का बंगला चमचम। आम जनता शहरों में कैसे नारकी जीवन जी रही है तो उनको पता ही नहीं होता। अरे ये तो पार्षद जो आम लोगों के पास जाता है, उसको पता है कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ सीवर नहीं है, कहाँ आम लोगों की समस्याएं हैं। ये डेमोक्रेसी खास बात है। इसलिए नगर पालिका का शासन लाया गया कि हर जगह डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। अब ये 70 वार्ड के लोग हैं, वो क्या करेंगे, अपनी अलग अलग समितियां बना लेंगे।
70 वार्ड के लोग होंगे, अलग अलग समितियां बना लेंगे और 70 और इस समितियों का एक वार्ड मेंबर अध्यक्ष हो जाएगा। और इसका मतलब है फिर इन वार्ड का एक सदस्य अध्यक्ष होगा जो मेयर होगा या जो कह ले जो कि नगर पालिका का अध्यक्ष होगा। अब मेयर समानांतर रूप में जिलाधिकारी के समानांतर शक्ति रखेगा। अब तो जनपद के विकास के लिए मेयर से पूछा जाएगा, जनपद के विकास के लिए पार्षद और पार्षदों की समिति आएगी। यही बहुत बड़ा लोकतांत्रिक परिवर्तन है। और दोस्तों आप याद रखो, हमारे यहाँ जिलाधिकारी की शक्ति इतनी ज्यादा होती है, ये बात तो हमारे यहाँ राम मनोहर लोहिया ने कहा था, समाजवादी नेता थे पहले, मुलायम सिंह यादव गुरु थे। तो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता है। और यकीन मानिए, नगर पालिका और पंचायतों से बेहतर ये विकल्प और कहीं नहीं है। नगर पालिका और पंचायतों से बेहतर विकल्प कहीं नहीं आता कि कैसे उनकी शक्तियों को हम डिसेंट्रलाइज करें। और ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जिलाधिकारी अपनी किताब लिखी, उसमें बताया कि आखिर में जिलाधिकारी शक्ति का प्रयोग कैसे करता है और ये दिखता है कि इनके पास कितनी शक्तियां होती हैं। वैसे अब वो व्यवस्था नहीं रही, फिर भी तो एक दो जिलाधिकारी थे एक बैच में थे, तो एक वाराणसी में पोस्टेड था, एक लखनऊ में। तो वाराणसी में पोस्टेड अधिकारी एक ही बैच के लोग थे, लखनऊ में आया और लखनऊ के जिलाधिकारी का खाना खा रहा था। तो लखनऊ के जिलाधिकारी कहा, भाई मैं लखनऊ मेल पहुंचे, पकड़ना है दिल्ली जाने के लिए, तुम जल्दी हमें स्टेशन छुड़वा दो। लखनऊ के जिलाधिकारी ने कहा, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम किसके घर बैठे हो, तुम्हें पता है तुम लखनऊ डीएम के यहाँ बैठे हो और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक ट्रेन नहीं जाएगी यहाँ से। अब वो बड़ा सख्ती में पड़ गया, उन्होंने कहा ओ माय गॉड, ये कैसे हो रहा है यार, ये डीएम साहब चाहेंगे तब ट्रेन जाएगी। और वो बड़ा, उनका चिंता मत करो, तुम आराम से खाना खाओ, जब तुम खाना खाओगे तभी ट्रेन जाएगी। बड़े हैरान हो गए। तब तक लखनऊ के डीएम ने स्टेशन को फोन कर दिया कि ट्रेन में बम मिलने की सूचना है, लिहाजा पूरी ट्रेन को अच्छे तरीके से चेक किया जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई और दोनों लोग खाना खाए और उन्होंने आकर उनको स्टेशन छोड़ दिया। तो दोस्तों ये तो शक्तियां हैं डीएम साहब की। इसे नगर पालिका कहती कि नहीं भाई, उत्तरदायी शासन होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है उत्तरदायित्व। और निर्वाचित लोगों की खास बात यही दोस्तों कि अगर जनता काम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल में जनता की विदाई कर देगी। इसी जनता की इच्छाओं से हमेशा डरे रहते हैं ये। इसका मतलब है, अब अगर देखिए इसी बात का विस्तार कर दे तो 74वें संविधान संशोधन से क्या रहा है, नगर पालिकाओं से क्या रहा है। पहला, ये नगर पालिकाएं यानी जनता के द्वारा पार्षदों का सीधा निर्वाचन किया जाएगा। अब जनता के द्वारा पार्षदों का सीधा निर्वाचन होगा। अब ठीक वैसी है और बिल्कुल वही बात है कि निर्वाचन होने की उम्र कितनी होगी, 21 साल। मतदाता कितना होगा, 18 साल का। और इस नगर जनता पार्षदों का निर्वाचन सीधा निर्वाचन करेगी तो नगर पालिका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा। अब बिल्कुल यही बात है कि नगर पालिका बिल्कुल पंचायती राज जैसा, अगर नगर पालिका 6 महीने के भीतर, यानी अगर भंग हो जाए कभी नगर पालिका, शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। और अगर भंग होना है और केवल कार्यकाल में 6 महीने बाकी है तो नए कार्यकाल के लिए चुनाव होगा, बिल्कुल 73वें संविधान संशोधन जैसा। लेकिन अब नगर पार्षदों का निर्वाचन सीधे आम जनता करेगी, ये बड़ी बात है। यानी एक वार्ड से अनेक सदस्य चुनाव के लिए भागीदारी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जीते कौन, कोई एक ही चुनाव विजयी होगा। पहली बात आ गई। इसका मतलब है कि अब निर्वाचित नगर पालिकाएं आ गई, निर्वाचित नगर पालिकाओं का प्रावधान हो गया, जो निर्वाचित संस्थाएं बन गई। इसका मतलब है अब नगर पालिकाओं को 18 स्वायत्त विषय मिल गए, 18 स्वायत्त विषय मिल गए, पहली बात हुई। दूसरा, 74th अमेंडमेंट में एक और बात है। इसका मतलब है अब कहीं आपको मोहल्ले की सफाई करवाना हो, सीवेज की प्रॉब्लम हो, तो सीधा अपने पार्षद जाके मिल लीजिए। उसके लिए विधायक और सांसद से मिलने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं बेंच टूटी है पार्क में तो पार्षद जाके मिलिए। अब दूसरी बात है, इसके साथ 74वें संविधान संशोधन में वार्ड समितियों का भी प्रावधान किया गया।
वार्ड कमेटीज, ये 74वें संविधान संशोधन का पार्ट है। पहले निर्वाचित नगर पालिकाएं होंगी। नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होंगी। तीनों में निर्वाचन तरीका एक ही जैसा है, सीधा आम जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। निर्वाचन के तरीके तीनों में जैसे हैं, सारी बातें एक जैसी हैं। अब सवाल है कि वार्ड समितियां यानी जिन नगर पालिकाओं के आकार जिन नगर पालिकाओं के आकार या जिनकी जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा होगी, वहां वार्ड समितियों का प्रावधान होगा। अच्छा, यहां पंचायती राज की तुलना है दोस्तों। पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट में लिखा गया है, क्योंकि 73rd को पढ़िए 74th कंपेयर करके तुलना करेंगे, बात और स्पष्ट होती जाएगी। पंचायती राज में कहा गया है कि जहां पे जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पंचायत का दूसरा स्तर हो जरूरी नहीं है, मतलब खंड का स्तर हो जरूरी नहीं है। यानी यहाँ 3 स्तर के बजाय 2 स्तर की पंचायतें ही हो सकती हैं जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है। लेकिन जहां पे जिन नगर पालिकाओं के आकार 3 लाख से ज्यादा है, इसका मतलब महानगर ही तो होंगे सामान्यतः। अब आप याद रखिए, जहां नगर पालिकाओं की जनसंख्या ज्यादा है, अब वहां पे क्या होगा, वो वार्ड का आकार बढ़ जाएगा। और वार्ड का आकार बढ़ेगा तो आम जनता और पार्षद के बीच दूरी बढ़ जाएगी। भाई, नगर पालिका इसीलिए तो है कि आम जनता पार्षद के बीच दूर निकटता रहे। और जब आम जनता पार्षद की दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, विभिन्न वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन होगा। यानी वार्ड समितियां इसीलिए हैं कि 2 या 2 से अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन होगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे वार्ड समितियां में कौन आता है, तो दोस्तों फिर वही उत्तर होगा जहां पे भी चूंकि राज्य सूची का विषय है। अब अगर ये राज्य सूची का विषय है तो स्वाभाविक रूप में वार्ड समितियों में कौन आएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित होगा कि वार्ड समितियों में कौन आएगा। ये निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगी और विधानमंडल के द्वारा तय कर दिया जाएगा कि वार्ड समितियों में कौन आएगा। यानी ये संविधान में नहीं लिखा गया है, 74वें संविधान संशोधन में बात नहीं लिखी गई है। अगर आप व्यवहारिक रूप में पूछे संविधान में तो नहीं है, तो आप कहेंगे सर किसी राज्य ने ऐसा कुछ तय किया है क्या, उसका उत्तर होगा वार्ड समिति है तो 2 या 2 से अधिक वार्ड मिल गया, और वार्ड का मतलब आसपास के वार्ड होंगे। अच्छा, वार्ड समितियां इसलिए गठित होती हैं, उसमें पार्षद तो होगा प्रत्येक वार्ड का, समाज सेवी हो सकते हैं, शहरों में RWA होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है, उसको शामिल किया जा सकता है, और फिर इंजीनियर, पदाधिकारी। वार्ड समितियों में तमाम और लोगों को शामिल किया जा सकता है। और आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ती है, दोस्तों एक वार्ड और दूसरे वार्ड के बीच में नजदीकियां हैं, तो भाई पानी से लेके, शिक्षा से लेके, सीवेज से लेके, वो सब एक कनेक्टेड होते हैं। इसलिए वार्ड समितियों गठन का प्रावधान किया गया है, जिससे आम जनता और वार्ड के बीच में नजदीकी बनी रहे। पहली बात। दूसरा देखोगे, 74वें संविधान संशोधन में स्वायत्त निर्वाचित संस्थाओं के अलावा एक योजना की संस्थाओं का भी निर्माण किया गया है। 74th अमेंडमेंट में स्वायत्त निर्वाचित संस्थाओं के अलावा योजना की संस्थाओं का भी निर्माण किया गया है। इसमें योजना की संस्थाओं का भी निर्माण है, ये दिलचस्प मामला है। 74वें संविधान संशोधन में स्वाभाविक रूप में इसमें स्वायत्त योजना की संस्थाएं बनाई गई हैं, प्लानिंग बॉडीज अलग से बनाई गई हैं, और इसमें यह भी है कि अब प्लानिंग बॉडीज अलग है, निर्वाचित संस्थाएं अलग हैं। और प्लानिंग बॉडीज अलग होने का मतलब क्या है, योजना की संस्थाओं के अलग होने का मतलब क्या है। अगर प्लानिंग बॉडीज अलग हैं, इसका सीधा सा मतलब है, प्लानिंग बॉडीज अगर अलग हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे बाकायदा जनपद नियोजन समिति और महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। इसलिए 74वें संविधान संशोधन में 2 प्रकार की प्लानिंग संस्थाओं का उल्लेख है। पहला, जनपद नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, और अगला है महानगर योजना समिति।
महानगर योजना समिति, ये प्लानिंग बॉडीज हैं। अब जनपद योजना समिति आप जानते हो, क्योंकि जो जो महानगर है, जो नगर निगम है, उनके लिए महानगर योजना समिति होगी, जो महानगर है, और जो सामान्य नगर पालिका है उसके लिए जनपद नियोजन समिति होगी। एक खास बात है, जनपद नियोजन समिति के द्वारा जो योजनाएं बनेंगी वो गांव के लिए भी लागू होंगी, क्योंकि जनपद में सामान्यतः शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्र होता है। बहुत ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है कि अगर गांव में शहर ना हो, भाई गांव में मुख्यालय तो होगा, भाई कोई भी गांव है तो उसका एक मुख्यालय होगा वहां शहर होगा, और कोई भी शहर हो तो उसमें 2 ही 4% भारत में गांव तो हो गए। दिल्ली जैसे मेट्रो में गांव है तो आप समझ सकते हो, गांव तो रहता ही है। इसलिए बात ध्यान में रखने की है, इसलिए कहा जाता है 73वें संविधान संशोधन में बड़े सारे लक्षण साझे हैं। 73rd 74th अमेंडमेंट, बड़े सारे प्रावधान एक जैसे हैं, बड़े सारे प्रावधान साझे हैं, बड़े जैसे प्रावधान एक जैसे हैं। अब बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर 73वें 74वें संविधान संशोधन में बड़े सारे प्रावधान एक जैसे हैं तो सवाल है, तो 74वें संविधान संशोधन में महानगर योजना समिति का काम क्या है? सामाजिक आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना। काम क्या है? 18 विषय के संबंध में योजनाओं का निर्माण करना। ये जनपद योजना समिति और महानगर योजना समिति काम है कि कैसे हम 18 विषय में योजना का निर्माण करें, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और कैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में समन्वय बनाए। इसलिए कहा जाता है कि जो जनपद योजना समिति है उसमें शहरी क्षेत्र का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्रामीण क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप पूछेंगे सर इसमें होता कौन है, तो आप इस तरीके से आप देखेंगे कि जनपद योजना समिति में, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, जनपद योजना समिति में होता कौन है? तो आप याद रखिए, ये आंशिक रूप में निर्वाचित संस्था है। आंशिक रूप में संस्था क्या है? मनोनीत। अब जनपद नियोजन समिति में स्वाभाविक तौर पर 4/5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 4/5, यानी जनपद नियोजन समिति में 4/5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। चार बटे पांच सदस्य निर्वाचित होते हैं, बाकी मनोनीत होते हैं। अब आप देखोगे जो मनोनीत होते हैं वो राज्य विधानमंडल तय करता है, और जो निर्वाचित होते हैं वो कहां से आएंगे? जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो नगर और गांव दोनों से आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यानी वो गांव का मतलब है पंचायतों से, गांव का मतलब है पंचायतों से, और नगर का मतलब है नगर पालिका से। तो ये सदस्य नगर, और इसका मतलब है कि जनपद योजना समिति में गांव और नगर दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको बता दें, पंचायती राज में भी यही योजना जनपद योजना समिति है, और जनपद योजना समिति पूरे जनपद की योजना का निर्माण करेगी, तो उसमें शहरी ग्राम दोनों क्षेत्र आएंगे। और जनपद योजना समिति या डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के आने के पहले भारत में डीआरडीए था, गांव के विकास के लिए, जनपद के संचालन के लिए भारत में डीआरडीए यानी जनपद ग्रामीण विकास एजेंसी थी, यानी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी थी। भारत में डीआरडी का निर्माण किया गया था, जनपद ग्रामीण विकास एजेंसी थी डीपीसी के आने के पहले। लेकिन 74th अमेंडमेंट क्या प्लान करता है? 74th अमेंडमेंट के अनुसार हर जगह क्या हो जाएगी? डीपीसी, जनपद योजना समिति का निर्माण प्रत्येक जगह पे हो जाएगा। जनपद योजना समिति प्रत्येक जगह बन जाएगी। जनपद योजना समिति के जो 4/5 सदस्य होंगे निर्वाचित होंगे, बाकी मनोनीत होंगे। अब मनोनयन कौन होगा सदस्य? तो आप जानते हो, जो डीएम होगा, सीडीओ होगा, चीफ इंजीनियर होगा, और जो भी शहर के प्रशासन के अधिकारी होंगे वही तो होंगे। क्योंकि दोस्तों, पंचायतों के आने के बाद हम ये कल्पना नहीं कर रहे हैं, पंचायतों के आने के बाद हम ये कल्पना नहीं करें प्रशासनिक अधिकारी हट जाएंगे, नगर पालिका के आने के बाद प्रशासनिक अधिकारी हट जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली बदली जाएगी, उनमें जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाएगी, उनमें उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। केवल यही परिवर्तन आएगा, उनमें जवाबदेहिता होगी, उत्तरदायित्व होगी, ये परिवर्तन आएगा। अब ये नहीं कि उनको हटा दिया जाएगा शासन सत्ता से, ऐसा नहीं होगा।
इसलिए बिना बिना स्थायी कार्यपालिका, भाई प्रशासनिक अधिकारी क्या है? स्थायी कार्यपालिका। निर्वाचित लोग क्या है? अस्थायी कार्यपालिका। जब तक इन दोनों के बीच अच्छा समन्वय नहीं होगा तब तक प्रशासन का बेहतर संचालन नहीं हो सकता, तब तक प्रशासन आगे नहीं बढ़ेगा। ये जनपद योजना समिति है। अब आप कहेंगे कि इसमें गांव पंचायत और नगर पालिका के सदस्य लिए जाएंगे, तो गांव पंचायत का मतलब क्या है? जो गांव पंचायत में, भाई पंचायत तो 3 स्तर की है, तो जो जनपद पंचायत, जो पंचायत का शीर्ष स्तर है, जो जनपद पंचायत के सदस्यों में से, जनपद पंचायत के सदस्यों में से इनका निर्वाचन होगा। अब मान लो जनपद पंचायत के, कहीं पे जनपद पंचायत के 30 सदस्य हैं, इसी 30 सदस्यों से आएंगे जनपद योजना समिति के सदस्य, इसी 30 सदस्यों से आएंगे। और नगर पालिका में अगर 80 लोग हैं तो यही 80 से आएंगे जनपद योजना की समिति। लेकिन अनुपात कैसा होगा? ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में। मान लो कहीं पे ग्रामीण जनसंख्या 70% है तो 70% लोग जनपद पंचायत से आएंगे, कहीं पे शहरी जनसंख्या 30% है, 30% लोग यहां से आएंगे। यानी नगर पालिकाओं के 80 सदस्य होंगे, 80 पार्षद में से निर्वाचित होगा और उसी 80 पार्षद से जाएंगे, बाहर से नहीं। पार्षद होंगे और न जनपद पंचायत के सदस्य होंगे जो उन्हीं के द्वारा निर्वाचित होंगे, वो 4/5 निर्वाचित सदस्यों में शामिल किए जाएंगे। और अनुपात कैसा होगा? अगर शहरी जनसंख्या 30% है, शहरी जनसंख्या 30% है, तो इनके 3 सदस्य होंगे। ग्रामीण जनसंख्या 70% है, इनके 7 सदस्य होंगे। जैसी जनसंख्या चेंज होगी वैसे सदस्य बदल जाएंगे। भाई मान लो कि जनपद नियोजन समिति में कुल मिला के 10 लोगों का निर्वाचन करना है, तो इसमें 7 गांव से आ जाएंगे और 3 नगर पालिका से। और यही 18 विषय का प्रशासन कैसे किया जाए, क्योंकि और संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाए गांव शहर में। भाई कई बात तो गांव शहर में साझी है, जैसे स्वास्थ्य, जैसे शिक्षा, जैसे बिजली, ये साझी है, तो साझी रूपरेखा तय होगी। और किस तरीके से कुछ चीजें अलग हैं, जैसे गांव में पार्क की आवश्यकता नहीं। भाई गांव में पार्क क्या बनेगा? पूरा गांव ही पार्क ही तो है। शहरों में पार्क की बड़ी आवश्यकता होती है। इसे आप याद रखो दोस्तों, 1969 में डीआरडीए बना था गरीबी निवारण के लिए, और अब डीआरडीए केवल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संचालित था। डीआरडीए में तो केवल प्रशासनिक अधिकारी थे, इसलिए डीआरडीए अच्छा काम नहीं कर पाया, उत्तरदायित्व वाली बात नहीं थी, इसलिए डीआरडीए को हटा के जनपद योजना समिति का प्रावधान किया गया। अब महानगर में योजना के निर्माण का काम यही कौन करेगा? महानगर योजना समिति। अब महानगर में योजना के निर्माण का काम कौन करेगा? महानगर योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। महानगर में योजना के निर्माण का महानगर योजना समिति करेगी। अभी बड़ी ध्यान देने की बात है। अब महानगर योजना समिति करेगी, इसका सीधा सा मतलब है कि अब यहाँ पे भी सदस्य कहां से होंगे? निर्वाचित होंगे। यहाँ निर्वाचित कितने होंगे? यहाँ जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो थोड़ा ज्यादा निर्वाचित सदस्य होंगे, क्योंकि यहाँ पे निर्वाचित होंगे 2/3, यहाँ पे निर्वाचित होंगे 2/3, और बाकी क्या होंगे? मनोनीत। और मनोनयन का आधार वही होगा, मनोनयन का आधार वही होगा, यानी बाकी सदस्य मनोनीत होंगे। और चूंकि राज्य सूची का विषय है तो मनोनयन कौन करेगा? वो राज्य विधानमंडल ही तय करेगी। वो राज्य विधानमंडल तय करेगी कि आखिर में किन सदस्यों का मनोनयन किया जाए। और बात ध्यान देने की है, यहाँ भी महानगर योजना समिति में सदस्य कहां से आएंगे? तो यहाँ पर आएंगे जनपद पंचायत। जितना जनपद पंचायत के अध्यक्ष, केवल जनपद पंचायत के सदस्य नहीं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, यहाँ पे क्या होगा? भाई जनपद पंचायत के सदस्य अपने में से सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। यहाँ जनपद पंचायत के अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के द्वारा, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के द्वारा महानगर योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। और जनसंख्या वही रहेगी, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या
अपने अनुपात में रहेगी। यानी जहाँ गांव की जनसंख्या 70%, वहाँ गांव का रिप्रेजेंटेटिव 70, जहाँ शहर का कम वहाँ शहर के जाए, मतलब अनुपात, गांव का अनुपात ज्यादा तो गांव की संख्या ज्यादा, शहर का अनुपात ज्यादा तो शहर की संख्या ज्यादा। ये है महानगर योजना समिति, मेट्रो यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, और ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ये नया है 74th अमेंडमेंट के द्वारा, इसीलिए अब पंचायत में भी यही काम करता है, पूरे शहर के विकास के लिए यही काम करता है। इसे कई बार कहा भी जाता है कि 73rd 74th के कई साझे लक्षण है। 73rd 74th अमेंडमेंट कई साझे लक्षण है। अब बात को इस तरीके से देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा तो संयोग की बात है, 73rd और 74th में कई चीजें आप एक जैसी देखेंगे। कैसे? कई चीजें कैसे एक जैसे देखेंगे? जैसे कि दोनों राज्य सूची के विषय एक जैसी बात देखेंगे। दूसरा, योजना निर्माण, जो जनपद योजना समिति है, जो जनपद योजना समिति है और जो महानगर योजना समिति है, वो तो पूरे जनपद के लिए है, तो पूरे जनपद के लिए है तो ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र आएगा। महानगर योजना समिति आएगी। फिर अब देखेंगे, फिर अब देखिए उसके बाद, इसके बाद क्या होगा? महानगर योजना समिति, और उसके बाद क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग। दोस्तों ये ध्यान रखने की है कि पूरा राज्य निर्वाचन आयोग, केवल आर्टिकल अलग अलग है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और आरक्षण का पूरा प्रावधान शहरी और ग्रामीण निकाय में एक जैसा है। इसलिए कहा 73rd 74th बिल्कुल 73rd का डुप्लीकेट है, बिल्कुल डुप्लीकेट है। यानी जिसे हम राज्य वित्त आयोग कहते हैं। अच्छा दोस्तों, सोचने की बात है, एक ही राज्य में तो दो आयोग नहीं बनेगा, एक ही राज्य में दो निर्वाचन आयोग कैसे बनेगा? एक राज्य में दो निर्वाचन आयोग नहीं बन सकता। एक ही राज्य में दो वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग कैसे बनेगा? इसलिए राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका का भी चुनाव करवाता है, पंचायतों का भी चुनाव करवाता है। और चुनाव का मतलब है अधिसूचना जारी करना, चुनाव का मतलब है कि निर्वाचक नामावली का निर्माण करना। और दोस्तों भारत में भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए एक ही निर्वाचक नामावली का यूज होता है, एक ही इलेक्टोरल लिस्ट का यूज होता है। पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए भी अलग अलग यूज होता है। इसलिए कहा गया है भाई पूरे भारत में एक ही निर्वाचक नामावली बनाया जाए, क्योंकि अलग अलग निर्वाचक नामावली बनाने का निर्वाचक नामावली का मतलब जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट भाई 3 वोटर लिस्ट हम क्यों बना रहे हैं? एक ही वोटर लिस्ट बनाए, उसी को लोकसभा में यूज कर दें, विधानसभा में यूज कर दें, पंचायत और नगर पालिका में यूज कर दें, ज्यादा आसान काम हो जाएगा। इसलिए अब राज्य वित्त आयोग वही है, राज्य निर्वाचन आयोग वही, आरक्षण के सारे प्रावधान एकदम पंचायती राज की तरह है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं के लिए 1/3, पिछड़े वर्गों के लिए जैसा राज्य विधि के द्वारा राज्य विधानमंडल निर्धारित करे। और इसलिए अब देखूंगा अभी यूपी में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मामले में अभी चुनाव रुक गया था। मध्य प्रदेश ने अभी मध्य प्रदेश विधानसभा ने पिछड़े वर्गों का आरक्षण किया। इसका मतलब है कि जैसे हमने 73rd अमेंडमेंट में पढ़ा था अनिवार्य विषय और ऐच्छिक विषय, वैसे 74th अमेंडमेंट में भी तो है। अब अनिवार्य विषय का मतलब है भाई अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण तो हर जगह लग गया, अनिवार्य विषय था। महिला आरक्षण हर जगह लग गया, लेकिन पिछड़े वर्गों का आरक्षण कई जगह नहीं लगा था, क्योंकि ये राज्य विधानमंडल को निर्धारित करना था। ये तो राज्य विधानमंडल निर्धारित करता। ये साझे लक्षण होंगे, लेकिन पृथक पृथक लक्षण क्या है? 73rd अमेंडमेंट और 73rd और 74th का अलग अलग लक्षण क्या है? तो अब देखो अलग अलग लक्षण क्या है। यहाँ 3 स्तर की पंचायत, जो बात ध्यान देना है, 3 स्तर। यहाँ 3 प्रकार की नगर पालिका है। यहाँ 3 स्तर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक नगर पालिका एक दूसरे से अलग है। नगर पालिकाओं के तीनों के बीच में कोई आंगिक संबंध नहीं है, पूरे तीनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। यहाँ इसलिए यहाँ तीनों के बीच में आंगिक संबंध है, एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ तीनों स्वायत्त है, तीनों स्वायत्त है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे 29 विषय है, यहाँ पे 18 विषय दिए गए, ये अंतर है। और उसके अलावा कह सकते हैं कि यहाँ पे
यहाँ पे आपको दिखा कि वार्ड कमिटीज हैं, 73rd अमेंडमेंट में वार्ड समिति है और योजना समितियां हैं और महानगर योजना, या वैसे देखिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, योजना का निर्माण ये दोनों नगरीय और ग्रामीण दोनों के लिए करती है, लेकिन स्पेसिफिक इसका उल्लेख 74वें में है। तो योजना यानी डीपीसी जनपद योजना समिति, जनपद योजना समिति, महानगर योजना समिति का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन में है। ये बात ध्यान में रखने की है, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योजना का निर्माण पूरे शहर के लिए करती है, लेकिन स्पेसिफिकली इनका उल्लेख 74th में, 73rd में नहीं है। और यहाँ पे जो पंचायतों की बात है वो तो 3 प्रकार की स्वायत्त पंचायतें हैं और बाकी इनके प्रावधान अलग अलग है, यहाँ पर भी अनिवार्य विषय 6 विषय जैसे है, क्योंकि 74th अमेंडमेंट में भी राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, पंचायती राज के आरक्षण के बारे में, राज्य विधानमंडल को विधि निर्माण की शक्ति है, राज्य विधानमंडल विधि निर्माण की शक्ति करेगा। अब जो बात ध्यान में रखने की है कि कहा मान लो कि छठी सूची में 74वां संविधान संशोधन लागू किया जाए न किया जाए, फिर वही बात है, वहां पे फिर वो राज्य विधानसभा तय करेगी, तभी वहां पे लागू हो सकता है। लेकिन कुछ जगहों पे 74th अमेंडमेंट लागू नहीं किया गया है संविधान से, कुछ जगहों पे 74th अमेंडमेंट लागू नहीं है, जैसे दार्जिलिंग स्वायत्त क्षेत्र है वहां लागू नहीं होगा। जैसे कि आप देखोगे कि जो छठी सूची के स्वायत्त क्षेत्र है वहां लागू नहीं होगा। तो कुछ जगहों पे बिल्कुल मना किया गया है कि वहां छठी सूची का विचार जहां छठी सूची है वहां 74th अमेंडमेंट लागू नहीं होगा। लेकिन अब जरा देखें कि 74th अमेंडमेंट के चैलेंजेस क्या है। 74th अमेंडमेंट में बाकी, क्योंकि आपको याद दिला दें जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, तो सारी वही बातें हैं जो आपको पंचायती राज में हमने रिपीट किया। या इस बात को ऐसे देख लें, चैलेंज के पहले ऐसे देख लें कि 74वें संविधान संशोधन को इस तरीके से देख लें, फिर चैलेंज देखें, पहले हम इस तरीके से देख लें। तो 74वां संविधान संशोधन क्या है? पहला, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, ये भी तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करता है। और राजनीतिक विकेंद्रीकरण कैसे है कि वार्ड, निर्वाचित वार्ड सदस्य और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित नगरपालिका, और उसके अलावा निर्वाचित मेयर जो उनका मुखिया होता है। फिर इसके बाद क्या हुआ? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कैसा होगा दोस्तों? अब जनपद योजना समिति, महानगर योजना समिति, अब योजनाओं समिति में अब देखो निर्वाचित लोग आने लगे, अब योजना समितियों में जन प्रतिनिधि आने लगे और जन प्रतिनिधियों के साथ योजना समिति में निर्वाचित लोग आने लगे। नहीं, पहले सारे प्रशासनिक अधिकारी करते थे काम, इसीलिए अब प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कैसे हुआ कि अब प्रशासन पर जन प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो गया, प्रशासन पर जन प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो गया। और फिर तीसरा, वित्तीय विकेंद्रीकरण। इसलिए आप देखोगे पॉलिटिकल, और उसके बाद तो सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, आरक्षण के माध्यम से, तो सारी बात तो 73rd अमेंडमेंट के पैटर्न पे चलती है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब है कि अब नगर पालिका के वित्त का स्रोत क्या होगा। अगर नगर पालिका के वित्तीय स्रोत देखे जाएं तो नगर पालिका के वित्तीय स्रोत क्या होंगे? तो स्वाभाविक रूप में वही सारे जो हमने पहले बता रखे थे, नगर पालिकाओं के अपने स्रोत, नगर पालिकाओं के अपने संसाधन। अपने संसाधन कहाँ से आते हैं दोस्तों? जैसे नगर पालिका कहीं से भी शुल्क वसूल सकती है, वेल्थ यानी हाउस टैक्स, पानी का पैसा वसूलती है, हाउस टैक्स है, पानी का पैसा है, या बिजली के जो पैसे प्राप्त होते हैं, पार्किंग से जो पैसे प्राप्त होंगे, किसी पार्क बना दिया उससे जो पैसे वसूल कर लिए। तो नगर पालिका के पास अपने तमाम संसाधन हो सकते हैं। एडवर्टीजमेंट से जो पैसा मिल गया
प्रचार जो पैसा मिल गया, तो भाई नगरों के पास तो पैसा होता है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे उसके बाद मुंबई और दिल्ली जैसी नगर पालिकाएं घाटे में चलती हैं। अब ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो नगर पालिकाओं के अपने वित्तीय स्रोत क्या होते हैं? फिर वही दूसरा, राज्य द्वारा अनुदान, सारा 73rd अमेंडमेंट जैसा तो है। फिर उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त पैसा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त पैसा और राज्य करों का विभाजन। ये इनके स्रोत हैं। और आप देखोगे आजकल तो हम प्राइवेट सेक्टर से भी, अब नगर पालिकाएं दोस्तों प्राइवेट सेक्टर से पैसा वसूल सकती हैं। कैसे? अब इस वित्तीय देखो, वित्तीय जब तक स्वायत्ता नहीं होगी तब तक मामला बनेगा नहीं। और आज भी नगर पालिकाओं के लिए वही कंडीशन है कि भाई शहर शहर आप देखोगे ऐसा लगता है कि अभी भी गंदगी से भरे पड़े हैं। तो अगर शहर गंदगी से भरे पड़े हैं, सड़कें सही नहीं है, सीवेज खुला है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं, इसका मतलब नगर पालिकाएं फेल हो रही है। कहीं शहरों में पार्क नहीं है, कहीं चले जाओ टूटे और अवैध सारे कब्जे हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नगर पालिका अपने संसाधन नहीं इकट्ठा कर पा रही है, अब देखो कैसे प्राइवेट सेक्टर को, अरे भाई उदारीकरण का जमाना है, भूमंडलीकरण का जमाना है। आप मान लो किसी नगर के चौराहे को ठीक करना है, तो आपने एसबीआई से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एसबीआई ने कहा ठीक है भाई, नगर के चौराहे को हम अच्छा कर देंगे, अपना यहाँ होर्डिंग लगा देंगे प्रचार का। असंभव है। यानी आपने, अब नगर निगम कोई बिल्डिंग है, उसको आपने कह दिया कि भाई ये किसी सार्वजनिक काम के लिए हो, उपयोग हो जाए, इतना पैसा ले लेंगे। आप इस बिल्डिंग अपना प्रचार लिख दीजिए, इतना पैसा हमें दे दीजिए। तमाम ऐसे माध्यम है जहां हम प्राइवेट सेक्टर की सहायता ले सकते हैं। जैसे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा भी पैसा हम ले सकते हैं। भाई आजकल वाणिज्यिक घरानों का काम यह है कि उनको, वाणिज्यिक घरानों का काम क्या है? सामाजिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, भाई वो हमें भी सहायता कर सकते हैं। ये बड़ा चेंज आ रहा है। आप देखोगे नगर पालिकाओं की भी तो साथ साथ समस्या है। और आप देखोगे कि हमारे यहाँ तो एक एक से मुंबई नगर पालिका के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि कई देशों के बजट इतने बड़े नहीं है। इसके बावजूद कहता है बाढ़ आती है, शहर का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो ये हमारे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आखिर इसको दूर कैसे किया जाए? नगर पालिका अच्छा शहर कैसे बनाया जाए, स्मार्ट सिटी कैसे बनाई जाए, कैसे प्लान किया जाए? इसलिए अब आप देखो क्या सुधार हो सकता है। प्रशासन सुधार आयोग ने नगर पालिका